नमस्कार, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल लीगल नॉलेज 3.0 पे। आज की वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जिनका साक्षात्कार होने वाला था 22 और 23 फरवरी को, लेकिन किन्हीं कारणों से 22 और 23 फरवरी के साक्षात्कार को पोस्टपोन कर दिया गया है। 1 और 2 मार्च को इन लोगों का साक्षात्कार करवाया जाएगा। बात ये है कि साक्षात्कार में जो अभ्यर्थी अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हैं उन सभी के लिए क्या क्या जरूरी है, इन बातों पे मैं चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि मेरा खुद का भी एक एक्सपीरियंस रहा है। मैंने भी इंटरव्यू दिया है, तो मुझसे क्या प्रश्न पूछे गए थे, क्या ड्रेस कोड मैंने मेंटेन किया था और किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मैं गया था, इन सभी चीजों को भी चर्चा करूंगा। उन्हीं के साथ साथ एक बात और कि बाकी अन्य जो मेरे साथी थे, कई लोगों से बात करने के बाद जो मुझे पता चला कि किस प्रकार के प्रश्न इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी प्रश्नों का एक संग्रह बना करके मैं पिछले 2 वीडियो आप सभी के बीच में बना चुका हूं। वो 2 वीडियो में मैंने पहले में ये बताया है कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। मैंने मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम किस प्रकार के प्रश्न मुझसे पूछे गए थे और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद जब रिजल्ट आउट हुआ तो मेरा रिजल्ट में मैं पास रहा। तो इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जिन पे मैंने ध्यान दिया, और दूसरी चीज की उसके बाद भी जिन लोगों का इंटरव्यू हुआ या फिर जो मुझसे पहले इंटरव्यू दिए, किन लोगों को फेल किया गया, किन लोगों को पास किया गया, क्योंकि इस प्रकार का भ्रम ना पालिएगा कि आपको पास ही किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार से आप गलती करते हैं तो कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट आपके जो है इच्छा के अनुरूप ना आए, आपको फेल भी कर दिया जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप सभी इस वीडियो को देख करके ये बात समझ जाए कि आपको कैसे प्रिपेयर करके खुद को जाना है कि आप इंटरव्यू एक बार में ही क्लियर कर लें। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन भाइयों का 22 और 23 फरवरी को इंटरव्यू होने वाला था उसको पोस्टपोन करके 1 और 2 मार्च को कर दिया गया है। अगर आप अपने इंटरव्यू में खुद को अगर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि मैं एक बात बता दूं कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों का कोई भी पैमाना नहीं होता है कि आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें बहुत ही कंपलसरी होती हैं जिसको यदि आप नोटिस करते हैं, जिन बातों पे यदि आप एक बार उसको देख करके जाते हैं प्रश्नों को और एक बार अपने पूरे ड्रेस कोड को मेंटेन कर लेते हैं, तो फिर कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए, आप सभी के नॉलेज की बात करें तो किसी भी चीज में जब आप खुद को प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो फिर होता क्या है कि 2 चीजें, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए किसी भी बात को रखने के लिए, दूसरी बात वो कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप किस प्रकार के नॉलेज को डिलीवर कर रहे हैं, तो वो यदि टू दी पॉइंट है कि नहीं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, या फिर आप इधर उधर की घुमा के बातें कर रहे हैं, ये सब चीजें भी जो है मैटर करती हैं। लेकिन रही बात लॉ की जानकारी की, तो जब आपने लॉ ग्रेजुएट कर लिया, एलएलबी का एग्जाम पास कर लिया, तो ऐसा माना जा रहा है कि आपको लॉ की जानकारी है। लेकिन जब यह मान लिया गया कि आपको लॉ की जानकारी है, तो फिर इस इंटरव्यू कराने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो आपको जानकारी है, क्या आप उस बात को डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या आपके अंदर आप खुद को वहां प्रेजेंट करने जा रहे हैं और बाद में कोर्ट में किसी अन्य पार्टी को आप रिप्रेजेंट करेंगे एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तो फिर आपका वो प्रेजेंटेशन का तरीका कैसा है और आप खुद को कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आपका अपीयरेंस कैसा है, इन दोनों चीजों पे जो है आपका रिजल्ट मैटर करने वाला है। तो सबसे पहली बात है जो आपको ध्यान देके जाना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, वो है कि आपको पूरे ड्रेस कोड में जाना है। क्योंकि जैसे ही ड्रेस कोड आपने मेंटेन कर लिया तो ड्रेस कोड देखते ही ये पहला इंप्रेशन पड़ जाएगा कि हाँ, जो है आपने खुद पे काम किया है और आपका जो पहला इंप्रेशन होगा वो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट डालेगा। तो ड्रेस कोड में आपको व्हाइट शर्ट पहननी है, ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज, ब्लैक टाई और ब्लैक ब्लेजर। इसमें किसी भी प्रकार से इसमें से किसी भी एक चीज को छोड़ना नहीं है। ये पूरा ड्रेस कोड आपको मेंटेन करके जो है एग्जाम में अपीयर होना है। तो जैसे आप ड्रेस कोड मेंटेन कर लेते हैं तो फिर आपके पास एक फाइल रहनी चाहिए, उस फाइल में आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जनरली मैंने कई लोगों को देखा कि
फाइल चेक ही नहीं कर रहे हैं कि आप किस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आए हैं या नहीं लेके आए हैं। वो इंटरव्यूअर के ऊपर है, वो चाहे तो चेक करें, चाहे तो ना करें, चाहे जैसे वो इंटरव्यू लें, वो उनकी अपनी जो है अपने तरीके हैं। लेकिन हमको अपने तरफ से गलती नहीं करना है। अपनी तरफ से हमको हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और ग्रेजुएशन के साथ यदि आपने बीए एलएलबी किया है तो फिर वही ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, और ग्रेजुएशन के साथ एलएलबी जो आपने जहां से किया एलएलबी की मार्कशीट, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन रिसीट। मतलब जब आप अपना सारा डॉक्यूमेंट स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑफिस में सबमिट किए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस समय आपका डॉक्यूमेंट रिसीव करके आपको एक रिसीट दी गई थी, एक रसीद दी गई थी। उस रसीद को भी आप लेकर के जाइएगा ताकि आपको पता रहे कि हाँ मेरा जो है इंटरव्यू होने जा रहा है, तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आया हूं। यदि आप इन दो बातों को ध्यान दे लीजिए तो पहला पड़ाव तो आप पार कर लिए। दूसरी चीज कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं इंटरव्यूअर के द्वारा, जो कॉमन प्रश्न है जहां से इंटरव्यूअर अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप खुद अनुमान लगाइए कि आपसे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएं, और 5 प्रश्नों में यदि आपको स्टार्टिंग के 3 से 4 प्रश्न आते हो तो फिर आपका कैसा कॉन्फिडेंस लेवल होगा। आप एक बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है दिखा पाएंगे, और उसके थ्रू यदि 1-2 क्वेश्चन आप नहीं भी बता पाते हैं फिर भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। उन्हीं प्रश्नों पे मैं चर्चा करने वाला हूं। आइए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी इंटरव्यूअर की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न ये हो रहा है कि आपका नाम क्या है। पहला प्रश्न क्या हो रहा है कि आपका नाम क्या है। तो नाम देखिए, नाम आप अपने हिसाब से नहीं बताएंगे। जैसे होता क्या है कि कभी कभी मार्कशीट पे हमारा नाम, जैसे मैं खुद को ले लूं तो संजीव कुमार है। अब मैं अपना टाइटल मार्कशीट पे मेरा नहीं है, तो फिर नाम के बाद जो टाइटल है उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बताइए कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो नाम है, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास एक लिस्ट है और लिस्ट को देख करके ही आपको बुला रहे हैं। तो लिस्ट देखने के बाद लिस्ट पे जो नाम है एग्जैक्ट आपको वही नाम बताना है, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है। या फिर दूसरा प्रश्न हो सकता है इसी से सेम रिलेटेड, या तो नाम पूछ लें या तो कहें कि आप अपना परिचय दीजिए। तो देखिए परिचय में हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। नाम पूछेंगे तो हमें सीधे नाम बताना है, लेकिन परिचय की बात करें तो वहां आप बताएंगे कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहां का रहने वाला हूं और मैंने यहां से एलएलबी अपनी कंप्लीट किया है। उनको ज्यादा कुछ नहीं जानना है, नाम के साथ आप जो है पिताजी का नाम भी बता सकते हैं। सर मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है और मैं यहाँ का रहने वाला हूं, मैंने इस यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज से एलएलबी किया है। ये आपका बहुत ही शॉर्ट परिचय होना चाहिए। वो आपको आपसे बहुत ज्यादा चीजें नहीं जानना चाहते हैं, बस इतना ही जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, और उसके साथ साथ आपने एलएलबी किस यूनिवर्सिटी से किया है। अब यही बात करें, ये तो मान ले कि 2 क्वेश्चन में मैंने बांट दिया, लेकिन ये तो एक तरीके से एक ही प्रश्न है, यहीं से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। उसके बाद यदि दूसरा प्रश्न पूछें तो सबसे कॉमन प्रश्न है, मैंने देखा कि लगभग 90% लोगों से जो पहला प्रश्न था वो ये था, और जो दूसरा प्रश्न था वो 90-95% लोगों से दूसरा प्रश्न यही था कि आपके एलएलबी के सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। यानी एलएलबी के सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट आपको याद होने चाहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए गए थे आपको, सेकंड में कौन से पढ़ाए गए थे, थर्ड में कौन से पढ़ाए गए थे, फोर्थ में कौन से पढ़ाए गए थे। ऐसे लेकर के टोटल आप बताएंगे कि सर एलएलबी में टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, जो 3 ईयर का एलएलबी होता है, और इसमें टोटल 30 सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना होता है। इसी के साथ ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। अगर इन 2 प्रश्नों को आपने तैयार कर लिया तो आप बात मानिए, जैसे ही आप इंटरव्यू आपका स्टार्ट होगा इन दोनों प्रश्नों से हट करके कुछ और नहीं पूछा जाने वाला है। अब ये आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जैसे इन 2 प्रश्नों को आप पहले से एक बार थोड़ा सा सोच के गए हैं कि हमको क्या बोलना है, क्योंकि वहां यदि आप सोचने में टाइम ले रहे हैं इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन यदि आप पहले से सोच करके तैयार होके गए हैं तो फिर इन सब चीजों में आप टाइम नहीं लेंगे, बड़ी इजीली और शानदार वे में बताएंगे, जिससे आप बहुत ही अच्छा इंपैक्ट इंटरव्यूअर के ऊपर डाल पाएंगे। तीसरा प्रश्न क्या होगा, सबसे जो है कॉमन प्रश्न,
ये पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा जो कॉमन प्रश्न है, इसको चर्चा करने से पहले मैं अब एक थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस साझा कर दूं कि मुझसे क्या पूछा गया था। देखिए, मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो मैं देख रहा हूं कि मेरे बड़ा सा हॉल है, हॉल में हम लोग पीछे बैठे हैं, जिनका नंबर आ रहा है उनको आगे बुलाया जा रहा है और एक एक करके जो है सेपरेट इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो एक पर्सन आगे जा रहा है, तो मेरे पहले जितने लोग गए मैं देखा जा रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि वहां जाते ही चेयर लेकर के बैठ जा रहे हैं। तो मैं सारे लोगों को, सारे कैंडिडेट को नोटिस कर रहा था कि ये क्या गलती कर रहे हैं जो गलती मुझे नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज कि आप वहां जाते हैं तो आप सीधे जाइए, उनको जिस भी भाषा में आप प्रणाम करते हो, नमस्ते करते हो या फिर गुड मॉर्निंग कहते हो, जो भी आपको कहना कीजिए, बाकी बोलिए गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद आप अपने फाइल को सर के सामने रख दीजिए। होगा क्या कि जैसे ही फाइल आप सामने रखेंगे उसके बाद वो कहेंगे आपसे कि बैठिए, तो जब वो बैठने के लिए कहें तभी आप बैठिए। ऐसा नहीं है कि आप चेयर लेकर के बैठ जाइए। तो आप बैठ रहे हैं, उसके बाद सर को धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, थैंक यू बोलिए। उसके बाद से आपका इंटरव्यू जो है स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग का मेरा यही दो प्रश्न मुझसे भी पूछा गया था कि अपना परिचय दीजिए। मुझसे ये नहीं पूछा गया ना, बोले सर कि आप अपना परिचय दीजिए। तो मैं बताया सर मेरा नाम संजीव कुमार है और मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूं, मैंने इस यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की है। उसके बाद उनका दूसरा प्रश्न था कि एलएलबी में कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं, सेमेस्टर होते हैं और सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं उनको बताया सर एलएलबी में टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, जो कि मैंने 3 ईयर एलएलबी किया है, और उस 3 ईयर में टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं और प्रत्येक सेमेस्टर में हमको 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इस प्रकार से टोटल हमको 30 सब्जेक्ट पढ़ना है, 30 सब्जेक्ट पढ़ाया गया था। उसके बाद मुझसे क्या पूछा गया कि यहीं से प्रश्न जो आगे मैं बताने वाला हूं, ये प्रश्न अभी रुकिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा, लेकिन यहीं से मेरा जो है डायरेक्शन घूम गया प्रश्न का। उनका प्रश्न ये था कि अच्छा आपने यहां से एलएलबी किया है, ठीक है, आपके डिपार्टमेंट के, लॉ डिपार्टमेंट के हेड कौन है। तो मैंने बताया सर लॉ डिपार्टमेंट के हेड ये सर हैं। और जैसे ही मैंने नाम बताया तो फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो मैं बताया सर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं आए, तो उसके बाद हुआ क्या उनका पहला प्रश्न था कि बताइए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो मैंने बताया कि सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में तो वैलिड होता है, लेकिन फ्यूचर में जाकर के किन्हीं दो पक्षकारों में से एक पक्षकार कोई कंडीशन फॉलो नहीं करता है, तो दूसरा पक्षकार जाकर के उस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड करा सकता है, वॉइड करा सकता है। तो जिसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इनवैलिड नहीं, वॉइड करा सकता है, जिसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये बताएं। और फिर अगला प्रश्न था, तो इसी प्रकार से अब हम देखिए क्या हुआ कि आप अपने इंटरव्यूअर को अपने खुद के हिसाब से भी घुमा सकते हैं, थोड़ा सा यदि ध्यान दिए आप। तब कैसे कि जैसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं आप प्रश्न का जवाब दीजिए। सेमेस्टर के जब सब्जेक्ट पूछ रहे हैं तो आप वहां पे थोड़ा सा आराम से बोलिए, जहां आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट हमको अच्छे से जानकारी, यहां से कुछ पूछेंगे तो ठीक ठाक बता ले जाऊंगा। तो फिर उस सब्जेक्ट पे जब आप आराम से बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, तो सामने वाले के दिमाग में तुरंत उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पुट कर देते हैं वो। तो इस प्रकार से मेरा कॉन्ट्रैक्ट लॉ से क्वेश्चन पूछा गया था। अब रही बात दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आप एडवोकेट क्यों बनना चाहते हैं, एडवोकेट क्यों बनना चाहते हैं। तो इसका प्रश्न आप यदि पहले से सोच के नहीं जा रहे हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर, तो फिर होगा क्या कि आप जब पहले से नहीं सोच के जा रहे हैं तो वहां सोचेंगे सर सोचेंगे, बातों को घुमाएंगे और सही वे में नहीं बता पाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं गलत इंपैक्ट डालेगा। तो आप पहले से ये चीजें तैयार करके जाइए। जिन प्रश्नों को मैं बता रहा हूं इससे कहीं भी विपरीत बहुत ज्यादा नहीं आने वाला, क्योंकि देखिए इंटरव्यू का तो कोई पैमाना होता नहीं है कि क्वेश्चन कहां से पुट कर लें, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी ये तो पहले से ही है कि स्टार्टिंग कहां से किया जाएगा। तो स्टार्टिंग का पोर्शन तो हम तैयार रखें, बाकी की चीजें कहां से पूछ लेंगे जब हमें जानकारी होगी तो बताएंगे, नहीं जानकारी होगी
तो बड़ी ईमानदारी से उस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि सर ये प्रश्न हमको नहीं आ रहा है। तो देखिए, एडवोकेट आप क्यों बनना चाहते हैं, तो आप बताएंगे अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से, सबका भाई अलग अलग थिंकिंग है, सब अलग अलग अप्रोच से लॉ के फील्ड को चुने हैं, तो सबके पर्सपेक्टिव से अलग अलग जवाब भी हो सकता है। तो आप अपने जवाब को, अपने आंसर को तैयार रखिएगा कि आप एक एडवोकेट क्यों बनना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन बात करें कि क्वेश्चन 4, जैसे ही आपसे वो पूछेंगे कि आप एडवोकेट क्यों बनना चाहते हैं, तब कहेंगे कि अच्छा एडवोकेट एक्ट का पूरा नाम क्या है। उनका पूछने का यही मतलब है कि एडवोकेट एक्ट 1961। आप जैसे ही पूरा बताएंगे तो एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि एडवोकेट एक्ट का पूरा नाम, तो एडवोकेट एक्ट 1961। अब ये पूछ सकते हैं कि ये बताइए एडवोकेट एक्ट कब लागू किया गया था, तो आप याद रखिएगा 19 मई 1961। 19 मई 1961 को एडवोकेट एक्ट लागू किया गया था। अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न और बन सकता है। क्या बन सकता है? यह बन सकता है कि हमें एडवोकेट एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एडवोकेट एक्ट 1961 में लागू हुआ और उसके पहले जब एडवोकेट एक्ट नहीं था तो क्या देश में वकील नहीं थे? तब भी तो वकील थे, तभी तो एडवोकेट थे। तो फिर जब पहले भी एडवोकेट थे, एडवोकेट आ गया तब भी एडवोकेट हैं, तो फिर एडवोकेट एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? ये भी आप एक बार ध्यान में रखिएगा कि सर एडवोकेट एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो एडवोकेट एक्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि एडवोकेट का प्रोफेशनल कंडक्ट कैसा होगा, एडवोकेट यदि मिसकंडक्ट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, तो फिर या फिर एडवोकेट अपने प्रोफेशन को का मिसयूज करते हैं, तो फिर उस एडवोकेट को कैसे पनिश्ड किया जाएगा। इन सारे एडवोकेट के रूल्स एंड रेगुलेशन को अधिनियमित करने के लिए हमें एक अधिनियम की जरूरत पड़ी, जो एडवोकेट एक्ट 1961 के नाम से जाना जाता है, जिसे 19 मई 1961 में लागू किया गया था। ये हम बता सकते हैं कि एडवोकेट एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए अगला प्रश्न क्या है, चाहे वो पूछ रहे हैं चाहे कह दें कि एडवोकेट एक्ट का उद्देश्य क्या है, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न क्या हो सकता है कि देखिए अभी आपको हाल ही में पता है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है डीवाई चंद्रचूड़ को जो है के बाद एक नए चीफ जस्टिस आए हैं, तो उनका नाम क्या है? तो ये आपको याद रहना चाहिए कि इनका नाम है संजीव खन्ना। यानी हमारे नए सीजीआई कौन है? संजीव खन्ना जी। इसी के बाद अगर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है संजीव खन्ना जी सीजेआई हैं, तो आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जस्टिस हैं, कुल कितने जज होते हैं? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 34 होती है, जिसमें 33 जो है सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और एक जो है उसमें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो एक संजीव खन्ना जी को मिला करके टोटल 34 जज सुप्रीम कोर्ट में इस समय वर्तमान में हैं, और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की संख्या 34 होती है सीजेआई को मिला करके। इसी के साथ अगर बात करें कि जैसे ही पूछे वो कि सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या कितनी होती है, तो अगला प्रश्न ये बन सकता है कि आप बताइए इंडिया में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, कुल कितने हाई कोर्ट हैं। अब यहां से देखिए प्रश्न थोड़ा सा घूम सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों का एक हाई कोर्ट है आपका इलाहाबाद, दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही खंडपीठ है लखनऊ। तो टोटल हाई कोर्टों की संख्या तो 25 है। तो जब वो पूछ लेंगे कि 25 है, तो वो आपसे ये भी जानना चाह सकते हैं कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपका टोटल 25 हाई कोर्ट हैं इंडिया में, तो ऐसी क्या विशेषता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ऐसी क्या विशेषता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की? तो आप कह सकते हैं कि सर इलाहाबाद हाई कोर्ट की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है।
ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की विशेषता है। एक चीज उसके बाद और पूछ सकते हैं, अगला प्रश्न क्या हो सकता है कि आप बताइए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा कंडक्ट कराए गए इंटरव्यू में आप हिस्सा ले रहे हैं, आप कैंडिडेट हैं, क्या उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहां है, ये बता सकते हैं? तो आप क्या बताएंगे कि यूपी बार काउंसिल का मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर, क्या हेडक्वार्टर। तो ये मुख्यालय कहां है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इलाहाबाद में ही। लेकिन अब यहां आप इलाहाबाद ना बताइएगा, यहां बताइएगा प्रयागराज, क्योंकि यहां जगह का नाम बदल दिया गया है, प्रयागराज। हाईकोर्ट का नाम तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ही है, लेकिन यहां जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय का नाम क्या है, प्रयागराज। अब इसके साथ साथ जो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, जो आप सबसे पूछा जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे तो 90% चांसेस है कि इस टॉपिक से आपसे प्रश्न बने। क्या? क्योंकि 1 जुलाई सन 2000 से अपने देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुका है, और उसके पहले इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये लागू थे। तो उनको रिपील करके 1 जुलाई सन 2000 से बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस तीनों को लागू कर दिया गया है। तो पहला प्रश्न ये बन सकता है कि ये जो नए कानून आए हैं बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ सन 1 जुलाई सन 2024 से। यही प्रश्न ये भी बन सकता है कि अच्छा 1 जुलाई सन 2024 से लागू हुआ, तो इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, मतलब एसेंट डेट इसका क्या है? तो आप बता सकते हैं कि 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी इन तीनों कानूनों को। इससे रिलेटेड और कौन सा प्रश्न बन सकता है? इससे रिलेटेड ये बन सकता है कि बताइए भारतीय बीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो आप बताएंगे भारतीय न्याय संहिता, पूरा बताएंगे 2023। बीएसए का पूरा नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अगला क्या कि बीएनएसएस का पूरा नाम क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये आपसे प्रश्न बन सकता है। इसी के साथ साथ ये भी बन सकता है कि बताइए भारतीय न्याय संहिता में टोटल कितने चैप्टर हैं? तो भारतीय न्याय संहिता में टोटल, बीएनएस में टोटल 20 चैप्टर हैं। वहीं यदि बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो टोटल भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 12 चैप्टर दिए गए हैं। अब ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पहले था, ये पहले इसके जगह पे क्या था? इंडियन एविडेंस एक्ट था। तो जब इंडियन एविडेंस एक्ट था तो इसमें कुल पार्ट 3 होते थे। कितने पार्ट थे? पार्ट 3 थे। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पार्ट 4 हो गए हैं। कितने पार्ट हो गए हैं? 4 पार्ट हो गए हैं। बस इतना ओवरऑल आपको ध्यान में रखना है नए कानूनों के विषय में। बाकी इससे रिलेटेड एक चीजें और प्रश्न बन सकता है कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई ऐसा, भारतीय न्याय संहिता में कोई ऐसा जो है अपराध आप बताएंगे, कोई ऐसा ऑफेंस बताएंगे जिसको जो इंडियन पिनल कोड में नहीं था, भारतीय दंड संहिता में नहीं था और भारतीय न्याय संहिता में उसे ऐड किया गया है? तो वो है स्नैचिंग। झपटमारी, जिसे सेक्शन 304 में बताया गया है। वहीं कुछ चीजें आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए इतना तो आपसे नए कानून के विषय में इतना मोटी मोटा पूछ सकते हैं। और अगर अगला प्रश्न बात करें, देखिए आप अगर एक वीडियो को देख लेते हैं केवल, तो आपको कहीं भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो से ही आपका वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि आप इंटरव्यूअर को अपनी तरफ जो है आकर्षित कर पाएंगे, इंप्रेस कर पाएंगे, जिससे आपका
रिजल्ट पे बहुत ही अच्छा जो है प्रभाव देखने को मिलेगा उस कॉन्फिडेंस का। अगला प्रश्न ये हो सकता है कि आप बताइए, आप एक एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर है? लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर है? तो देखिए, आप बताएंगे कि सर, जो लॉ में ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हूं, क्या किए हूं? लॉ में ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हूं, जैसे कि एलएलबी की पढ़ाई पूरी किए हूं या फिर बीए एलएलबी की पढ़ाई पूरी किए हूं, तो इन्हें हम कहते हैं लॉयर। लेकिन जैसे ही लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप अपने आप को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी बार काउंसिल में इनरोल करवाएंगे, तो आफ्टर इनरोलमेंट के बाद आप क्या बन जाएंगे? एडवोकेट बन जाएंगे। यानी एडवोकेट वो होता है जो अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट किया हो किसी भी ऑथराइज यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद अपने आप को एज ए एडवोकेट बार काउंसिल में इनरोल करवा ले, उसे एडवोकेट कहा जाता है। और जो केवल लॉ की डिग्री लिए हैं और लॉ की डिग्री लेने के बाद अपने आप को इनरोलमेंट नहीं करवाए हैं, वो एडवोकेट नहीं, उनको लॉयर कहा जाता है। इससे और प्रश्न क्या बन सकता है कि क्या लॉयर कोर्ट में किसी का केस लड़ सकता है? आप कहेंगे नहीं, उससे कोर्ट में केस लड़ने के लिए अपने आप को बार काउंसिल में इनरोलमेंट करवाना पड़ेगा। जैसे एडवोकेट सूची में जब उसका नाम दर्ज हो जाएगा, उसको उसका इनरोलमेंट नंबर दे दिया जाएगा, फिर वो एज ए एडवोकेट कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है एडवोकेट और लॉयर के बारे में। अगला प्रश्न क्या हो सकता है कि देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू विवाह अधिनियम में जो विवाह विच्छेद से जुड़ी प्रावधान है, जिसे डाइवोर्स के नाम से भी जानते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो विवाह विच्छेद से जुड़े प्रावधान है, विवाह कुछ ज्यादा, अब एक वीडियो में सारी चीजें तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल कुछ पॉइंट आप ध्यान में रखिए जो बहुत ही हर एक अधिनियम के बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको आप ध्यान में रखिएगा। तो विवाह विच्छेद से जुड़े प्रावधान को धारा 13 में बताया गया है। और यही एक चीज और याद रखिएगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, धारा 13 में विवाह विच्छेद से जुड़े सारे प्रावधान हैं, और 13B बड़ा इंपॉर्टेंट धारा है। इसमें क्या होता है? म्यूचुअल कंसेंट से पति पत्नी अलग होते हैं। मतलब कहते हैं आपसी सहमति से, जैसे किसी पति पत्नी का शादी हुआ तो पति पत्नी है, तो अब वो आपसी सहमति से चाहते हैं कि ना उनका उनके साथ जो है जीवन यापन हो पाएगा, ना पति का पत्नी के साथ, ना पत्नी का पति के साथ, तो दोनों आपस में आपसी सहमति के माध्यम से अलग हो जाते हैं, जिसे हम म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा विवाह विच्छेद कहा जाता है। उसको धारा 13B में परिभाषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या ध्यान में रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट से 3 प्रश्न आप याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट से 3 प्रश्न याद रखिएगा। एक तो इसेंशियल, आवश्यक शर्तें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, संविदा करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हो सकती हैं, और शून्य संविदा या वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और शून्यकरणीय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इन 3 चीजों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि कम से कम हम ये तो जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई ऐसा
अनुबंध, ऐसा एग्रीमेंट जिसे हम न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय बना सकें, उसे हम संविदा कहते हैं। वहीं इसके आवश्यक शर्त क्या क्या है? तो आवश्यक शर्त वो मेजर होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट माने स्वतंत्र सहमति, मेजर मतलब वयस्क, साउंड माइंड, साउंड माइंड होना चाहिए, यानी स्वस्थ चित्त का होना चाहिए, सोचने समझने की क्षमता उसकी सही होनी चाहिए। और ये मेजर से क्या तात्पर्य है कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तब जो है ये वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो है उसके योग्य होगा। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट बात इसकी कर लें कि शून्य संविदा क्या होता है कि इसमें से कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के पूरे नहीं किए गए, मतलब किसी 17 वर्ष के लड़के से आप कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, उसको शून्य संविदा या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। वहीं यदि शून्य करणीय संविदा या फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को पूछे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो देखिए ये स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में वैलिड होता है। वैलिड मतलब शुरुआत में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड नहीं होता है। शुरुआत में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन किसी एक पक्षकार के द्वारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल या फिर कुछ शर्तों को तोड़ा गया हो, तो दूसरा पक्षकार चाहे तो उस संविदा को शून्यकरणी घोषित कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल दे दें तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक पिता है और एक पुत्र है। पुत्र अपने पिता की संपत्ति बेचना चाहता है और पिता से कहता है कि पिताजी हमको पैसे का काम है और मैं प्रॉपर्टी को कुछ बेचना चाहता हूं, आप साइन कर दीजिए ताकि प्रॉपर्टी को बेच करके मुझे कुछ पैसा मिल जाए जिससे मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकूं। उसके पिताजी उस प्रॉपर्टी पे साइन कर देते हैं। तो जब साइन कर दिए, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर हुआ क्या? वो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसमें यदि उसके फादर चाहें तो उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को भी इनवैलिड बना सकते हैं। कैसे? कि वो कह दें कि मुझसे फ्री कंसेंट से साइन नहीं करवाया गया था, मेरे स्वतंत्र सहमति से साइन नहीं करवाया गया था, साइन करने के लिए मुझे मजबूर किया गया था और ऐसा साइन मैंने दबाववश किया था। तो फिर वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, जिसे हम शून्यकरणीय संविदा कहते हैं। किसी एक पक्षकार के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट को शून्य करार कर दिया गया हो। अब क्या ध्यान में रखना है? सिर्फ एक वीडियो और कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम बेहतरीन हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न ये हो सकता है, एफआईआर क्या होता है? पहला प्रश्न हो सकता है कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। आप एक अधिवक्ता बनने जा रहे हैं और एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। ये क्या होता है एफआईआर? जब किसी भी अपराध के बारे में उससे संबंधित थाने पर या किसी अन्य थाने पर उस अपराध से संबंधित सूचना दिया जाता है, जो पहली सूचना दी जाती है उसे ही हम प्रथम सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फिर एफआईआर के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये प्रश्न आपसे हो सकता है कि आप एक एडवोकेट बनने जा रहे हैं, कोई क्लाइंट आपके पास आया और वो कह रहा है कि वकील साहब मैं थाने पे गया था और मेरा ये मामला है और पुलिस वाले जो है एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं और हमें आप जो है कानूनी सहायता चाहिए। मैं चाहता हूं कि एफआईआर दर्ज हो और मामले पे कार्रवाई आगे बढ़े और दोषियों पे कार्रवाई करके उन्हें दंडित किया जाए। तो फिर ऐसी स्थिति में जब थाने पे एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, तो फिर आपके पास क्या प्रावधान है?
आप कैसे अपने क्लाइंट को बताएंगे या फिर क्या रास्ता निकालेंगे कि एफआईआर न दर्ज होने पर आप अगला पड़ाव, आपका जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा? देखिए, जब कभी एफआईआर दर्ज नहीं होता है, आप कहेंगे थाने से एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो हम उस जिले के एसएसपी को अपना एप्लीकेशन देंगे। अब एप्लीकेशन दो काम कर सकते हैं, या तो चाहें तो एफआईआर को नोट कर दें या फिर उस संबंधित थाने को ऑर्डर दे दें कि भाई आप एफआईआर दर्ज करो और इस पे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाओ। अब यदि एसएसपी भी एफआईआर को देखने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आप जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास भी दो चीजें ये कर सकते हैं, ये या तो चाहें तो एफआईआर खुद दर्ज कर ले। अब देखिए, जब मजिस्ट्रेट दर्ज करेंगे तो इसे एफआईआर नहीं कहेंगे, यही एफआईआर बदल करके कंप्लेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कंप्लेंट हो जाता है। या तो उस कंप्लेंट को दर्ज कर लें या फिर ऑर्डर दे दें कि इसे दर्ज कर आप लोग कार्रवाई आगे बढ़ाएं। अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि बताइए एफआईआर और कंप्लेंट में क्या अंतर होता है? तो कहेंगे जब मामले की पहली सूचना थाने को दी जाए या फिर उस जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दी जाए तो फिर उसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फिर प्रथम सूचना रिपोर्ट या फिर एफआईआर के नाम से जानते हैं। वही सूचना यदि मजिस्ट्रेट को दी जाती है तो उसे एफआईआर न कह के उसे हम कंप्लेंट के नाम से जानते हैं। यही एफआईआर और कंप्लेंट में अंतर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अभी हम बता रहे थे, पहले आप कहां गए? थाने पे, थाने से एसएसपी के पास गए, एसएसपी से भी काम नहीं हुआ, मजिस्ट्रेट के पास गए, यहां से भी काम नहीं हुआ, तो आपके पास और भी ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? ऑनलाइन एफआईआर करवाइए, ठीक है, जिसे हम आईजीआरएस के नाम से भी जानते हैं। ये बातें आप जो है अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। इससे ये पता चलेगा कि ये जो है आपका बताने के बाद आपको एक जो कॉन्फिडेंस फील होगा, तो ये भी कॉन्फिडेंस भी आपका शो होगा और दूसरी चीजें ये भी पता चलेगी कि इनको जो है जानकारी भी है। अब अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कहां से बन सकता है कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में दंड के बारे में क्या कोई ऐसा भी दंड है जिसे जोड़ा गया है? क्योंकि आईपीसी में, आपको पहले बता दें कि आईपीसी में कौन कौन से दंड थे। आईपीसी में कुल 5 प्रकार के जो है दंड के बारे में बताया गया था। जैसे पहला था डेथ, मृत्यु दंड की सजा, और लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास की सजा, या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट या जनरल इम्प्रिजमेंट, मतलब कठोर कारावास या सिंपल कारावास, साधारण कारावास, और क्या है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति की जब्ती, और क्या है फाइन लगा सकते थे। इतने प्रकार की सजा का जो है बारे में डिफाइन किया गया था आईपीसी में, लेकिन इन सबको जो है बीएनएस में तो रखा गया है, लेकिन इसके साथ साथ एक और सजा, 6वें सजा को जोड़ दिया गया है, जिसे हम कम्युनिटी सर्विस के बारे में जानते हैं, के नाम से जानते हैं, कम्युनिटी सर्विस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सामुदायिक सेवा। यानी कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसका जुर्माना हम देख रहे हैं कि 5,000 से जो है कम है, तो ऐसी स्थिति में उसको कम्युनिटी सर्विस से भी दंडित किया जा सकता है कि आप जो है सामुदायिक सेवा करेंगे। इस प्रकार से भी उनको दंडित किया जा सकता है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि बीएनएस में कौन सा ऐड किया गया है, कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। इस प्रकार से यदि इन सभी प्रश्नों को यदि आप तैयार करके जाते हैं तो होगा क्या कि स्टार्टिंग से ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बेहतर दिखेगा, जिससे आप एग्जाम में या इंटरव्यू में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बाकी
मैं कोशिश किया कि अपनी तरफ से बेस्ट कर पाऊं और आपको कुछ ऐसे प्रश्न बता पाऊं, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊं जिससे कि आपको मदद मिले आपके अपने इंटरव्यू में, आप अपने इंटरव्यू में बेहतरीन परफॉर्मेंस करें। और मैं उम्मीद करता हूं और ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी इंटरव्यू में साक्षात्कार में उत्तीर्ण हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।